लोग मैदान में कूद के बोल रहे हैं कि हेरिटेज कैसा तोड़ो बोले, कैसा तोड़ो बोले, कैसा तोड़ो बोले। तुम्हारे अब्बा का इलाज भी उसमें नहीं हो सकता। तुम्हारे अब्बा की जायदाद जो शख्स अपना इस्तेमाल किए कि हमारे टीआरएस हुकूमत ये बात नहीं पसंद करती है कि मुसलमानों को इतना बड़ा एक हॉस्पिटल मिल जाए। इनके माइनॉरिटी के जो चेहरे हैं जो बार बार आके जो है दरगाहों पे केसीआर की सेहतियाब के लिए जो चद्दर चढ़ाते हैं, हमने कभी जाके यकीनन वो एक हेरिटेज बिल्डिंग है, ना ही वो कोई मस्जिद है, ना ही वो कोई हमारी इबादत गाह है, नाउज़ुबिल्लाह ना ही वो मक्का मस्जिद है, ना ही वो चार मीनार है, ना ही कोई दरगाह है, ना ही कोई छिल्ला है। इनकी सहूलत कि हमारी मस्जिद महमूद अली की मोहताज नहीं है। महमूद अली साहब अल्लाह उनको उम्र दे, अगर उन्हें बाहयात हो भी तो हमारी मस्जिद बनेगी, अगर वो बाहयात नहीं भी होंगे तो भी हमारी मस्जिद बनेगी। क्योंकि मस्जिद भी बहुत बोले, रमज़ान में संगे बुनियाद बोले, रमज़ान से पहले संगे बुनियाद बोले, 28 फरवरी को संगे बुनियाद बोले, टूटी जब हैं कि इस 9 दिन के अंदर सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद का संगे बुनियाद भी रखा जाएगा। नहीं, मैं महमूद अली साहब के हर बयान को झूठा मानता हूँ। ख्वाजा बिलाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक कारकुन है, एक्स कॉरपोरेटर भी थे। आज ख्वाजा बिलाल के साथ में हमारा ये डिस्कशन होगा, सिनेरियो ऑफ मुस्लिम्स इन तेलंगाना, नॉट ओनली मुस्लिम्स बल्कि सिनेरियो ऑफ माइनॉरिटीज इन तेलंगाना। बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने आपका कीमती वक्त हम लोगों को दिया है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना स्टेट फॉर्म होकर 7 साल हो गए। इन 7 साल में मुसलमानों के लिए क्या क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से, आप उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे? मैं फिर आपको और चंद सवालात करूंगा इसी के सिलसिले में। यकीनन मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा जो है मैं बोलना चाहूँगा कि मैं टीआरएस का स्पोक पर्सन नहीं हूँ। ये सवाल जो है मुनासिब होगा कि टीआरएस आप फ्रेंडली अलायंस है ना टीआरएस से, तो इसीलिए पूछ रहा हूँ। मैं टीआरएस पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि 7 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने क्या किया, यकीनन मैं उसके ऊपर जो है आपको तमाम तफसीलात बता सकता हूँ। बल्कि मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि 7 साल के दौरान मुसलमानों के साथ क्या क्या नाइंसाफ़ियाँ हुई है, मुसलमानों को किन वादों को ज़रिए जो है मुसलमानों को जो है सिर्फ अमली तौर पर जो है खुश किया गया, और मुसलमानों को लफ्ज़ी तौर पर किन बातों को लेकर जो है कहा गया कि मुसलमान जो है हमारे साथ है। लेकिन अगर आप हकीकत देखेंगे पिछले 7 साल की, तो मैं आज बड़ी शर्मिंदगी से भी ये बात को कहता हूँ कि 7 साल के दौर में तेलंगाना के मुसलमानों के साथ सिर्फ झूठे वादे किए गए हैं। और मतलबन अगर झूठे वादों को देखा जाए तो ये तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हमारे के चंद्रशेखर राव साहब है, तो इन्होंने तेलंगाना फॉर्म होने से पहले इन्होंने एक बात का वादा किया था कि तेलंगाना के मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। वो तो एक जुमला साबित हो गया सर। यकीनन इन जुमलों को बख्शा भी नहीं जाएगा। जुमले नहीं थे वो, शायद उनके लिए जुमले थे, लेकिन हमारे लिए एक उम्मीद थी। वो शायद उनके लिए तकरीर के 2 लफ्ज़ थे होंगे, लेकिन हमने उस लफ्ज़ में हमारे आने वाले मुस्तकबिल के बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हमने देखा। शायद वो सिर्फ अपनी तकरीर को थोड़ी सी वाहवाही के लिए उस अल्फाज का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन हमने ये सोचा कि हमारी कौम 12% का तहफ़्फ़ुज़ अगर हमारी कौम को मिल जाए तो आने वाली नस्ल में मेरे कई डॉक्टर्स बैठेंगे, कई इंजीनियर्स बैठेंगे, कई पुलिस के अहदेदार बैठेंगे, कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कई प्रोफेसर्स मेरी जो है कौम के बच्चे बैठेंगे। शायद उनके लिए ये मुसलमानों को सिर्फ एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन हमने उस लफ्ज़ के अंदर हमने अपना मुस्तकबिल देखा है। लेकिन आज जब ये 7 साल का दौर गुजर चुका है, उसके बाद बड़ी शर्मिंदगी होती है कि सिर्फ हम लफ्ज़ी अल्फाजों में जो है हम बह चुके, और हमारे को जो है इस वक्त ज़रूरत है कि हम लफ्ज़ों से बाहर आए और अमली तौर पर इस हुकूमत को मजबूर करें कि इनके बोले हुए बयानात को जो है कबूल किया जाए, और हुकूमत को इस वक्त मुसलमानों के साथ जो वादे किए थे उस वादे पर इनको पाबंद करें, उस वादे पर इनको जो है काम करने के लिए जो है इस हुकूमत को हम जो है मजबूर करें। इस वक्त मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये बनती है और मुसलमानों को ये करना चाहिए। क्या मजबूर कर रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टीआरएस गवर्नमेंट को? देखिए, पिछले कई सालों से ना ही माइनॉरिटीज़ कमीशन चेयरमैन है, ना ही माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कमीशन चेयरमैन है, और तेलंगाना प्रदेश
पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ना कोई माइनॉरिटी मेंबर है, ना वाइस चांसलर्स में माइनॉरिटीज मेंबर है। फिर ये क्या स्टेप मदरली ट्रीटमेंट नहीं है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से? और इसमें आप लोग सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो है ये टीआरएस गवर्नमेंट जिस मुस्लिम चेहरे को अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर डिप्टी सीएम बनाया, अब अगर आपका सवाल मैं 7 साल पहले अगर देखूं तो जनाब महमूद अली साहब को जो है डिप्टी सीएम बनाया गया, तो ये बोल कर बनाया गया कि तेलंगाना के मुसलमानों के लिए, मुसलमान कौम के वास्ते जो है एक एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। ये बड़ी फ़ख्र की बात है। हम इस बात को बड़ी फ़ख्र से थोड़े दिन के लिए हमने महसूस भी किया था कि ये हमारे लिए बड़ी मसरत वाली बात है। अब माइनॉरिटी के अगर मसले हो तो टीआरएस गवर्नमेंट के जो टीआरएस पार्टी के जो मुस्लिम चेहरे हैं, देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई टीआरएस का कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। उनका मुस्लिम चेहरा जनाब महमूद अली साहब है, उनका मुस्लिम चेहरा जनाब मोहम्मद सलीम है, उनका मुस्लिम चेहरा आमिर शकील बोदन एमएलए है, ये फसीउद्दीन है। ये जितने इनके माइनॉरिटी के जो चेहरे हैं, जो बार बार आके जो है दरगाहों पे केसीआर की सेहतियाब के लिए जो चद्दर चढ़ाते हैं, हमने कभी जाके केसीआर के लिए चद्दर नहीं चढ़ाई दरगाह पे। जो लोग चढ़ाए हैं वो लोगों की जिम्मेदारी है इस वक्त वो सवाल करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त तेलंगाना की असेंबली में अपोजिशन का रोल अदा करती है। आप उसको वो बात बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं, ये बात पे एहतराज भी करते हैं कि अलायंस पार्टी है। अलायंस पार्टी कब होती है? अगर जीएचएमसी में हमारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर या डिप्टी मेयर होता तो आप ये बात कह सकते हैं कि अलायंस पार्टी है। अगर जीएचएमसी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो 44 सीटों पर 43 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कामयाबी हासिल की, हर एक सीट पर टीआरएस का जो है वहाँ पर उम्मीदवार था। जिस जगह आप आज बैठे हैं यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर टीआरएस पार्टी यहाँ पर जो है थी। चार मीनार के कई ऐसे हलके हैं जहाँ पर टीआरएस जो है हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकाबले। ये लोगों का एक वहम है। जब केसीआर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखकर अगर उठ के ठहरते हैं तो ये समझते हैं कि ये दोस्त है। नहीं, हमारी एक इत्तेहाद की ताकत से वो डर कर वो कि वक्फ बोर्ड में कई मेंबरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हैं। तनवीर भाई 2156 जो इलीगल रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो इलीगल रजिस्ट्रेशन हुए हैं, आज हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड ने एफिडेविट दाखिल की है कि वो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। जो लैंड्स ग्रैब हो जाते हैं, जो वक्फ लैंड्स इंक्रोच हो जाते हैं, जिस पे कब्जा किया जाता है, क्या वही प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स वक्फ बोर्ड से गायब हो जाते हैं? ये वक्फ बोर्ड का क्या मसला है? क्यों वक्फ बोर्ड अब तक जमीन जो भी कब्जा हुई है उसको एक्वायर क्यों नहीं कर सकी? तो फिर मजलिस के मेंबर्स भी वहां पर मौजूद हैं, तो इसके बारे में कुछ बोलिए। मैं यकीनन आपकी बात को सही कर दूं। बहुत से लोगों का ये जहन है कि वक्फ बोर्ड की जो बोर्ड कमेटी है वो बोर्ड कमेटी टीआरएस पार्टी के अलायंस से बनी है। नहीं, वहाँ पर एक एडवोकेट्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उलमाओं का एक होता है, और वहाँ पर जो है एमएलएस का एक होता है, जीएचएमसी के एमएलएस का एक होता है। अगर जीएचएमसी के एमएलएस में से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलए ही वक्फ बोर्ड का मेंबर बनेगा। सब जितने भी मेंबर्स है तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के पूरे हैदराबाद के ही है, डिस्ट्रिक्ट्स के कोई नहीं है। क्यों भाई, डिस्ट्रिक्ट्स में क्या वक्फ बोर्ड? मैं आपको उसी बात को मुकम्मल करने दीजिएगा। जीएचएमसी के ये कानून है कि जीएचएमसी के जितने एमएलएस है उसमें से मुस्लिम एमएलए वक्फ बोर्ड का मेंबर बने। अब बताइए, अगर हम ना बने तो हम किसको बनाएंगे? गोशा महल एमएलए को बनाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे मुस्लिम जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमको एक, आपको ये दिखता है कि वो मजलिस का एमएलए है, लेकिन वो उनकी भी मजबूरी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए को वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाए। अब एडवोकेट्स की एक बॉडी है, एडवोकेट्स की बॉडी में इलेक्शन होता है बाज़ाब्ता, वहाँ पर 6 उम्मीदवार ठहरते हैं। अगर उसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तायीद करता है उम्मीदवार कामयाब होता है, तो आप ये समझते हैं कि ये सीएम के जो है बोल के जो है कामयाब करवा लिए। भाई,
थोड़ा सा हमको रियलिटी बेसिस पे भी देखना पड़ेगा. उलमाए मशाखीन का एक मेंबर होता है, अगर वो उलमाए मशाखीन का मेंबर अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखने वाले अगर होते हैं तो ये समझते हैं कि ये पूरे के पूरे मेंबर्स MIM के हैं. MIM से ज़्यादा मेंबर्स वहाँ पर TRS के हैं. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वक्फ बोर्ड में मेंबर्स बहुत कम है. क्या अभी आइंदा 3 साल में जब तक TRS हुकूमत रहने वाली है, मैं आपकी अभी जो है वो आपके इलीगल इंक्रोच प्रॉपर्टीज पे भी मैं जो है आ रहा हूँ. तो ये जो जीत के आते हैं, इलेक्शन जो जीत के आते हैं, हमसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड के अंदर अगर कोई जीत के आता है तो वो TRS का पार्टी का आता है. अभी आपके सवाल में ये था कि आपने कहा कि कुछ एक फिगर बता के कहा कि इतने प्रॉपर्टीज़ को वक्फ बोर्ड री-एक्वायर करने में कामयाब या नाकामयाब रहा और डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है. डॉक्यूमेंट मिसिंग है. मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, मैंने हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन, आप जिस कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र किया है वो WP नंबर 123 है. एग्जैक्टली 2 CBI इंक्वायरी के लिए भी डाले थे अबिद रसूल खान. नहीं, WP नंबर 123 इज द पिटिशनर विद द नेम ऑफ ख्वाजा बिलाल अहमद. मैं हूं. मैंने वक्फ बोर्ड के अंदर 235 ऐसे प्रॉपर्टीज को मैंने हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के अंदर मैंने सेडमिट किया है. सेडमिट करने के बाद मैं आइडेंटिफाइड कराया कि 235 प्रॉपर्टीज हैं जो कि ऑलरेडी एक्वायर हो गई. आप जान के हैरत करेंगे कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को और वक्फ बोर्ड के CEO को जब मैं 235 प्रॉपर्टीज हाई कोर्ट में आइडेंटिफाइड कराया, लिस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जब ये लोग कोर्ट से ऑब्टेन करके वक्फ बोर्ड को लेकर आए, इनको खुद को नहीं मालूम था कि वक्फ बोर्ड की जायदादें हैं. वो इनको खुद को नहीं मालूम था. अब जब इनको वक्फ बोर्ड की जायदादें नहीं मालूम तो इनको वक्फ बोर्ड के पेपर्स कहाँ से मालूम? फिर क्यों वाई स्टिल ही इज कंटिन्यूइंग एज अ चेयरमैन? ये सवाल का जवाब इस वक्त महमूद अली साहब को देना चाहिए जो कि माइनॉरिटीज का चेहरा है TRS का. अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने तो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वाज़े तौर पे TRS हुकूमत को बोल दिया था कि वो चेयरमैन को हटा दो, लेकिन TRS गवर्नमेंट आज तक अगर नहीं. देखिए, अगर हमारा अलायंस होता तो हम अगर एक बार बोल दें तो हमारा अलायंस पार्टनर हटा देता था उसको. आप इस पे सवाल नहीं करते, आप ये नहीं पूछते कि अलायंस है ना भाई, कई कुछ रखे. अरे हम खुल के कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा. मुसलमानों को खबरस्तान, मोहम्मद ख्वाजा मियाँ की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको जो है एक यहाँ पर मसान गट्टी के अंदर जिनको जो है तफ्तीन किया गया, मोहम्मद ख्वाजा मियाँ के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बयान दिया था इस बात का कि मोहम्मद ख्वाजा मियाँ को अगर मुसलमानों को खबरस्तान में तफ्तीन के लिए अगर जगह नहीं मिलती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नाकाम हो चुके हैं, मुसलमानों को जो है खबरस्तान में तफ्तीन के लिए हटा देना चाहिए था. उसके बाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाले तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद वक्फ बोर्ड के CEO को ट्रांसफ़र कर दिया गया. अगर TRS गवर्नमेंट मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर, जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ को लेकर अगर सीरियस है तो हमारे 235 प्रॉपर्टीज दे दीजिएगा रिटर्न. एक प्रॉपर्टी की कीमत करीब 10-10 करोड़ है. क्या आप समझते हैं कि वो प्रॉपर्टीज रीएक्वायर हो जाएंगे? नहीं, उसके लिए आपको लड़ना होगा, उसके लिए आपको कानूनी लड़ाई लड़ना होगा, जो कि हम लड़ रहे हैं. ये बहुत कम लोग को मालूम है इस बात की. आज भी जब मैं हाई कोर्ट में जब पिटीशन मेरी फाइल हुई, असदुद्दीन अवैसी साहब ने बार बार मुझसे पूछा कि मियाँ उसके लिए तुम्हारी क्या तैयारी क्या है, तुम्हारा वेडुकट कौन है? आपको वक्फ बोर्ड से सपोर्ट है इसका? वक्फ बोर्ड वालों ने तो मुझे कई मरतबा फ़ोन कर सर हम आपको दावत देते हैं, एक बार दावत पे आ जाइए. मैं वाज़े तौर पे बोल दूँ, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का खुद मुझे कॉल आया जब मैं हाई कोर्ट में पिटीशन डाला कि बोला एक बार खाना खाने तो साथ बैठते हैं. मैं बोला खाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं अपने घर में खाता हूँ, लेकिन वक्फ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करना है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी है. आप निकलिए सड़क पर. तो जब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मैं उस कोर्ट के हाई कोर्ट के ऑर्डर पे आता हूँ, तो जब हाई कोर्ट में हमने बार बार हमारा कोर्ट में आ रहा तो वक्फ बोर्ड के एडवोकेट आके 2-2 दिन का टाइम ले रहे हैं, 8-8 दिन का टाइम ले रहे हैं, चले जा रहे हैं. जब मेरे वकील ने हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के चीफ जस्टिस के सामने ठहर के कहा कि सर ये सिर्फ टाइम ले रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ की कोई डिटेल्स दे नहीं रहे हैं, तो आके वक्फ बोर्ड के एडवोकेट ने इस बात को कहा कि CEO को, वक्फ बोर्ड के CEO को इस प्रॉपर्टीज़ की इत्तला नहीं है. तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर CEO को सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन तेलंगाना हुकूमत उस CEO को बचा के उसको सस्पेंड की जगह ट्रांसफ़र कर दिया. ये है असल हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ. ये लड़ाइयों के लिए आपको सिर्फ माइक पर, स्टेज पर लड़ने की ज़रूरत नहीं है.
इस लड़ाई को आपको लीगल तरीके से भी आप चलिए, अच्छा है कि आप आज सब कुछ बता दिए ना, तो लोग ये समझ रहे थे कि मजलिस कुछ नहीं कर रही है वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी। फहमी है हमारे भाइयों की, क्योंकि हमारे भाई थोड़े मासूम होते, भाई हमारे जो मुस्लिम भाई जो नौजवान भाइयाँ हैं थोड़े मासूम होते, लेकिन उस करने में नाकाम हुए तो वक्फ बोर्ड नाकाम हुआ, सीईओ नाकाम हुआ, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नाकामयाब हुआ। अब सीईओ अपॉइंटेड बाई टीआरएस, वक्फ बोर्ड चेयरमैन अपॉइंटेड बाई टीआरएस पॉलिटिकल पार्टी। अब जब टीआरएस पार्टी ही मुसलमानों के वक्फ बोर्ड वक्फ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकामयाब है, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुसलमानों की आप तहफ़्फ़ुज़, उनकी सरबुलंदी, उनके आगे बढ़ने के 12% के तहफ़्फ़ुज़ात, उनकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ की आप उम्मीद क्या रखेंगे? आप ये उनके साथ उम्मीद रखना, मैं समझता हूँ अपनी बेवकूफ़ी है। हमने एक लंबा सा वक्त और अरसा उनको दे के देखा तनवीर भाई कि शायद आज झूठा एक बार झूठ बोले, झूठा 2 बार झूठ बोला, झूठा 3 बार झूठ बोला, लेकिन एक वक्त तो आ जाएगा कि झूठा शायद एक दिन तो जो है कुछ कर दे, शायद कुछ कर दे। हम उस उम्मीद में भी उनके साथ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारी उम्मीद नाकामयाब होती है तो आपने कांग्रेस का दौर भी देखा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुत्तहिद आंध्रा था, जब मुत्तहिद आंध्रा पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आंध्रा प्रदेश का मुकम्मल अजलाओं का दौरा कर कर टीआरएस हुकूमत की मुखालिफत भी की, कांग्रेस हुकूमत की मुखालिफत भी की। फिर एक वक्त आया कि मौलाना हमीदुद्दीन आखिल हुसामी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कांग्रेस पार्टी की अजला फिर के तायीद भी की। जब मुसलमानों का मसला आता है, जब कोई अगर आके मुझे ये कहता है कि आप मेरा साथ दीजिए कि मैं आपकी कौम के लिए, आपकी नस्ल के लिए, आपके जो है आने वाले मुस्तकबिल के लिए मैं इन चीज़ों का काम करता हूँ, तनवीर भाई एक सियासी आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी कौम की भलाई के लिए वो सियासी फैसले करें। वही सियासी फैसले के नताइज थे कि कांग्रेस पार्टी को जो है इख्तिदार से हटना पड़ा। क्या आप फ्यूचर में सवालात करना शुरू करेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बहुत देर हो चुकी है अब तक। नहीं, देर नहीं हो चुकी है। आपने 3 दिन पहले भी देखा होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बहुत सख्त अल्फाज में 2 दिन पहले उस्मानिया हॉस्पिटल 2 दिन पहले हमारे एमपी साहब उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा किए तमाम कारपोरेटर्स, एमएलएस और एमएलसीज के साथ में। तो आप क्या समझते हैं कि वारंगल सेंट्रल जेल को जैसे तोड़कर एक 24 मंजिला इमारत जिस पे हेलीपैड भी बनाई जा रही है, वैसे ही इमारत क्या उस्मानिया हॉस्पिटल में बनाने की कोशिश करेगी टीआरएस गवर्नमेंट? देखिए, दरअसल आप जिस दौरे का जिक्र कर रहे हैं उस दौरे में मैं भी था और उस्मानिया हॉस्पिटल का मुकम्मल दौरा किया गया। वहाँ के सुपरिटेंडेंट से, वहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट के एचओडी से और वहाँ के तमाम डिपार्टमेंट के एचओडी से बिलखुसूस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने फ़र्दन बात की। वहाँ पर 1-to-1 उनसे मीटिंग भी हुई तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों के दरमियान में। जब हमने ये पूछा कि देखिए उस्मानिया की अगर तारीख़ बताएंगे, मैं आपको एक बड़ी हैरतनाक तारीख़ भी उस्मानिया की ये बताऊँगा। ये तो बहुत लोग जानते हैं कि उस्मानिया मीर उस्मान अली ख़ान निज़ाम के नाम से रखा गया, ये हम मुसलमानों की एक पहचान, हमारी इमारत, हमारी एक हेरिटेज, ये सब लोग सब जानते हैं। लेकिन इंडिया में एक ट्रांसपेरेंट वाला ऑपरेशन हुआ था जिसको आप हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट स्टिल अलाइव्ड केस अगर कोई है तो वो उस्मानिया में हुआ था। वो 31 ईयर्स पहले हुआ था। ये हमारी मुनफरिद पहचान है। और वो पेशेंट था महाराष्ट्र का। पूरे इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद भी अगर 30 साल तक कोई पेशेंट अगर बाहयात है, वो उस्मानिया का पेशेंट था। ये बड़ी फख्र की बात है, बड़ा अचीवमेंट है, बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन अगर 30 साल पहले का उस्मानिया अगर आप देखेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बहुत बड़ा उस्मानिया था तब, अब बहुत ख़राब उस्मानिया जो है तब्दील हो चुका है। दरअसल उस्मानिया की जो इमारत है, वो इमारत जो है जुमला उस्मानिया की जो प्रॉपर्टी है उस्मानिया हॉस्पिटल की, वो इस वक्त 7 एकड़ पर है। बहुत से लोग उसको, कुछ लोग 24 कह रहे हैं, कुछ लोग 12 कह रहे हैं, कुछ लोग 18 कह रहे हैं, लेकिन वो दरअसल 7 एकड़ पर जो है उस्मानिया हॉस्पिटल है। उसमें जो हेरिटेज वाला जो सेक्टर है
وہ ہمارا 1 एकड़ 20 गुंठे पे है। और इस वक्त कल ही की बात बता रहा हूँ, आज से 24 घंटे पहले जब हमने उस्मानिया को जो है दौरा करके देखा, 1 एकड़ 20 गुंठे की जो हमारी पुरानी इमारत है, जिसकी तामीर मीर महबूब अली ख़ान निज़ाम, मीर उस्मा अली ख़ान निज़ाम के दौर में जिनकी जो है तामीर मुकम्मल की गई है, उसकी जो प्रॉपर्टी, जो पुराना स्ट्रक्चर है, वो 1 एकड़ 20 गुंठे का 2 एकड़ के करीब ज़मीन को पूरी बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया गया है। वो जो हमारी इमारत है उसको सिर्फ आज आप एक मोमेंटो की तरह देखिएगा उसको। ये कितने साल से बंद है बैरिकेडिंग लगा के? ये करीब आप देखेंगे तो 3.5 से 4 साल से ये पुरानी इमारत बंद है। तो ये 3.5-4 साल में गवर्नमेंट ने उस डेवलप्ड कंडीशन का कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक मॉन्यूमेंट की तरह, एक आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट की तरह। बस उसी में आपका जो है आज वो जो हमारी पुरखों की विरासत जिसको हम बोल रहे हैं, वो आज सिर्फ उस नज़र से देखा जा सकती है। अब कल जब वहाँ पर दौरा हुआ, होने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि 7 एकड़ पर पूरा इस गेट से लेकर उस गेट तक ज़मीन का 1-1 इंच अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो 7 एकड़ पर एक पूरी मुकम्मल इमारत बने, जो कि 30 लाख SFT की बिल्डिंग बन सकती है। 30 लाख SFT एक फ्लोर होता है भाई, 30 लाख SFT एक फ्लोर होता है। अगर हम वैसे बिल्डिंग वहाँ पर बनाएं और उसको अगर हम देखेंगे तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि पुराने शहर नहीं, पूरे तेलंगाना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल उस्मानिया हॉस्पिटल बनाया जाता है। आज एक ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड है? हैदराबाद के अंदर नाम तब्दील का एक ट्रेंड है। जी जी, एक नाम तब्दील का ट्रेंड चल रहा है। कुछ भी बनाओ एक नाम रख डालो, कुछ भी बनाओ एक नाम रख डालो, और ऐसा नाम रखो जिसको मुसलमान सख्त नफरत करते हैं, वो नाम रख डालो। कल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पे ये बात कह दिया कि आप हेरिटेज की बिल्डिंग रखते रखो, तोड़ते तोड़ दो। अगर तोड़ते हैं तो पूरी जगह पे हमको एक मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल पुराने शहर के लिए बनाइए। देखिए, यकीनन वो एक हेरिटेज बिल्डिंग है, ना ही वो कोई मस्जिद है, ना ही वो कोई हमारी इबादत गाह है, नाउज़ुबिल्लाह, ना ही वो मक्का मस्जिद है, ना ही वो चार मीनार है, ना ही कोई दरगाह है, ना ही कोई छिल्ला है। इनकी सहूलत के लिए तो 2 मसाजिद को शहादत कर दिया गया है ना। मैं आ रहा हूँ, यहाँ तक इसमें कोई हमारी वो इबादत गाह नहीं है। अब सिर्फ वो मेरे पुरखों की जायदाद है, वो मेरे पुरखों की, मेरे अब्बा हुजूर की जगह है। वो अब्बा हुजूर की जगह बोल के मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे अब्बा हुजूर का भी इलाज मैं वहाँ नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि वो जगह टोटली पूरी बंद पड़ी हुई है। अब डिलैबरेट कंडीशन में है नहीं है वो तो हमको मालूम भी नहीं है, क्योंकि बैरिकेडिंग लगा के पूरी बिल्डिंग क्लोज कर दिया गया। पता नहीं आप किस दिन आप ये खबर सुनेंगे कि बिल्डिंग गिर गई। पिछली बारिश में बच गई, पिछली जो बारिश हुई वो बच गई। अच्छा, कुछ वीडियोस देखे थे आप और मैं पानी के, वो पुराना स्ट्रक्चर नहीं है, वो नए स्ट्रक्चर जो सेकंड बिल्डिंग है वो उसका पानी है। पुराने स्ट्रक्चर का क्या हाल है वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने, क्योंकि बैरिकेडिंग लगा के पूरी क्लोज कर दी गई, किसी को जाने भी नहीं देते वहां पर। अब यहां पर कल आज से 3 दिन पहले के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने 4 बड़े हॉस्पिटल्स को, एक हॉस्पिटल को 300 करोड़, एक हॉस्पिटल को 900 करोड़, एक हॉस्पिटल को 500 करोड़, इतने बड़े बड़े बजट से जो है 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को पैसा दिया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बरसों बरस से उस्मानिया हॉस्पिटल की नुमाइंदगी कर रही है। तेलंगाना गवर्नमेंट कई बार रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं कि इसका रिपेयर करवाएं, इस पे एम्यूनिटीज मंगवाएं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने असेंबली के अंदर ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये भी बात मौजूद है कि उन्होंने उस्मानिया हॉस्पिटल के तहफ़्फ़ुज़, उसका मेंटेनेंस, ओल्ड बिल्डिंग के हेरिटेज बिल्डिंग के रिपेयर को यानी उसको रिनोवेट और उसको जो रिस्टोर के लिए जो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने असेंबली में डिमांड किया था। उसके बावजूद भी उस बिल्डिंग की आज अगर आप हालत देखेंगे तो आप जाके एक मरतबा आपके हाक न्यूज़ के जो है नाजरीन को आप फिजिकली तौर पर भी वो बिल्डिंग आप बताइए, दिन के टाइम पे कभी जाके कवर करके दिखाइएगा कि उनको मालूम होगा कि वो बिल्डिंग का क्या हाल है। अब 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को पैसा दिया गया। जब बात पुराने शहर की आती है तो ये लोग कहते हैं कि सर वहाँ पे हेरिटेज है। अच्छा,
کچھ بیوقوف حضرات کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ جہاں پر ہیریٹیج عمارت ہوتی، کچھ میں سن رہا تھا کل کسی کو سن رہا تھا میں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہیریٹیج عمارت ویسے رکھ کے بازو بلڈنگ بنانا چاہیے. دیکھیے ہیریٹیج جہاں پر آ جاتی ہے وہاں پر ہیریٹیج کے قانون بھی آ جاتے ہیں. ہیریٹیج کا کیا قانون ہے؟ اچھا یہ ہیریٹیج کے قانون بھی نہیں معلوم ہے لوگوں کو. یہ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں نا ان کو ہیریٹیج کا کچھ قانون بھی ہے بولے تو بڑی حیرت سے بولیں گے اس کا قانون بھی ہے کیا؟ ہیریٹیج کا ایک قانون ہے. جہاں پر ایک ہیریٹیج کی پرانی عمارت آثار قدیمہ کی ایک عمارت ہوتی ہے اس کے اطراف میں کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. اب جب ہم تلنگانہ حکومت سے یہ نمائندگی کر کے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ورنگل کے ایک بڑے ہاسپٹل کو 900 کروڑ دیا، آپ نے بھونگیر کے ایک ہاسپٹل کو آپ نے 500 کروڑ دیا، آپ نے نظام آباد کے ایک ہاسپٹل کو 300 کروڑ دیا، آپ نے ونپرتی کے ایک ہاسپٹل کو 200 کروڑ دیا، آپ نے عثمانیہ ہاسپٹل کو پیسہ کیوں نہیں دیا؟ ان کی ذہنیت تو ہم سمجھتے ہیں، ان کی دراصل ذہنیت یہ ہے. اب میں آپ کے ناظرین سے ایک سوال، ان کی ذہنیت یہی ہے کہ یہ ہاسپٹل کا جب بھی عثمانیہ ہاسپٹل کا نام آتا ہے، ہیریٹیج ہے نا سر، کیسے ڈیولپ کریں گے؟ چلو ٹھیک ہے آپ کی اس بات کو بازو رکھو 2 منٹ کے لیے. عثمانیہ کا آپ جب ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو آپ کے سامنے ہیریٹیج آ جاتا ہے. اب جب آپ سیکریٹریٹ اپنے بیٹے کا جو ہے توڑ کے اپنے بیٹے کے لیے نیا سیکریٹریٹ بنائیں گے تو سیکریٹریٹ کے اندر جو سی بلاک تھا وہ ہیریٹیج میں نہیں تھا. اپنی سہولت کے لیے آپ ورنگل کی جو جیل ہے جو 150 سالہ پرانی جیل ہے وہ تو پوری مکمل جیل بھی ہیریٹیج ہے، اور وہ 4,500 ایکڑ زمین کے اندر ہمارے میر محبوب علی خان نظام کے دور میں بنی ہوئی کئی دیوڑیاں اس کے اندر ہے. آپ کس کے باپ سے پوچھ کے توڑے وہ؟ وہاں پر ہیریٹیج آپ کو نظر نہیں آیا. یہاں پر آپ کو سیکریٹریٹ میں ہیریٹیج نظر نہیں آتا. آپ کو ہیریٹیج تو چھوڑو، وہاں مسلمانوں کی مسجدیں بھی آپ کو نظر نہیں آتی. لیکن جب مسلمانوں کو میڈیکلی اگر کچھ سہولت پہنچانے کی بات آتی ہے بڑے شریف بن کے آ کے بول دیتے کہ سر وہاں پہ ہیریٹیج ہے نا. سیکریٹریٹ کی مسجدیں کے بارے میں ایک جواب ذکر کر رہے تھے، میں 2 منٹ میں ابھی ہیریٹیج کے اوپر میں بات ختم کرتا ہوں. اب اگر آپ 1 منٹ کے لیے تصور کریے گا کہ ہم اگر ہیریٹیج رکھتے ہوئے آپ ان کو بناؤ بولے تو وہ تو بولیں گے سر ہیریٹیج کے بازو بلڈنگ بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے تو ہم پرانے شہر کو عثمانی. دراصل یہ لوگ آج ہیریٹیج کے بہانے سے جو لوگ ہمارے کام کو روک رہے ہیں ان کی ذہنیت یہی ہے کہ اگر 7 ایکڑ پر اگر ایک دواخانہ ہاسپٹل بن جائے وہ بھی عثمانیہ کے نام پہ، عثمانیہ کے نام سے، تو میں آپ کو چیلنج کے ساتھ یہ بات بولتا ہوں کہ افضل گنج کے ادھر سے لے کے پہاڑی شریف تک آپ کو کوئی ایک آدمی کو کسی ہاسپٹل کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف عثمانیہ کافی ہے، صرف ہمارا عثمانیہ کافی ہے. لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے، یہ TRS حکومت یہ بات نہیں پسند کرتی ہے کہ مسلمانوں کو اتنا بڑا ایک ہاسپٹل مل جائے. اچھا اب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کل اس بات کو کہتے ہی تھوڑے لوگ میدان میں کود کے بول رہے ہیں کہ ہیریٹیج کیسا توڑو بولے، کیسا توڑو بولے، کیسا توڑو بولے. تمہارے ابا کا علاج بھی اس میں نہیں ہو سکتا. تمہارے ابا کی جائیداد جو لفظ جو شخص اپنا استعمال کیے کہ ہمارے باپ دادا کی پرکھاؤں کی جو ہے جائیداد ہے بول کے آپ کے ابا کو لے کے جا کے علاج کرو. لوگوں کا کیا کہنا ہے سمجھ میں نہیں آیا میرے کو. ان کو ہاسپٹل بھی چاہیے، سب فیسلٹیز بھی چاہیے اور بلڈنگ بھی نہیں توڑنا چاہیے. دراصل ان کو احتراز کس بات سے ہے بولوں؟ مجلس اتحاد المسلمین نے سختی سے ایک چیز کا مطالبہ کیا، اگر پرانے شہر میں یہ ہاسپٹل بن جائے تو پھر پرانے شہر کے مسلمانوں کے لیے، واضح طور پہ بول رہا ہوں، مسلمانوں کے لیے کوئی دوسرے ہاسپٹل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. دراصل مخالفت کرنے والوں کو اس بات سے احتراز ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے ایک بہت بڑا کام کر ڈالا، اس لیے وہ بات کو چھپانے کے لیے، اس بات کو دبانے کے لیے ہیریٹیج کا بہانہ لیا جا رہا ہے. جون کا مہینہ ختم ہونے صرف 9 دن باقی رہ گئے. جو چیف منسٹر صاحب کے دورے چل رہے ہیں، اناگریشنز کے دورے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس 9 دن کے اندر سیکریٹریٹ کی 2 مساجد کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا؟ نہیں، میں محمود علی صاحب کے ہر بیان کو جھوٹا مانتا ہوں، کیونکہ KCR کے بیان تو 7 سال سے جھوٹ سنتے آئے ہیں. ہم تو 7 سال سے ان کے بیانات کو جھوٹا مانتے آئے، سنتے آئے. اب اتنے جھوٹ بیانات کے بعد اگر یہ ایک محمود علی صاحب پھر ایک بیان دیتے ہیں کہ سیکریٹریٹ کی مسجد، محمود علی صاحب نے خود مجھے ایک تقریب میں ملاقات ہوئی تھی، وہ خود بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ بہت پیارا نقشہ بنا بلال میاں، اگر آپ دیکھیں گے تو 3.25 کروڑ کی لاگت سے مسجد بن رہی ہے، آپ دیکھیں گے تو بڑی خوشی ہوئی. تو میں بس صرف دعا کر رہا تھا کہ اللہ ان سے کام لے لے، ان سے کام لے لے اللہ، کیونکہ ہماری مسجد محمود علی کی محتاج نہیں ہے.
محمود علی صاحب اللہ ان کو عمر دے, اگر انہیں باحیات ہو بھی تو ہماری مسجد بنے گی, اگر وہ باحیات نہیں بھی ہوں گے تو بھی ہماری مسجد بنے گی, کیونکہ مسجد کسی کی محتاج نہیں ہے. مسجد کا کام اگر محمود علی صاحب کے دور میں ہو جائے تو محمود علی صاحب 2 رکعت نماز پڑھ کے شکر ادا کرنا اللہ کے, اللہ نے مجھ سے کام لیا اس بات کا شکر ادا کرنا. محمود علی صاحب انہوں کوئی سینہ ٹھوک کے نہیں بولنا میں بنایا, انہوں خادم ہیں, انہوں اللہ ان کو موقع دیا مسجد کے لیے, اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو کرے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایمانداری سے آپ جیسے چلو پہلے بھی بہت بولے, رمضان میں سنگ بنیاد بولے, رمضان سے پہلے سنگ بنیاد بولے, 28 فروری کو سنگ بنیاد بولے, ٹوٹی جب جو ہے محمود علی صاحب آ کے بولے, وہ بازو کی بلڈنگ کا ملبہ گرا تو ٹوٹ گئی بولے. محمود علی صاحب کے بیان کو میں نہیں مانتا, میں یقیناً بھی نہیں مانتا, کیونکہ وہ بیچارے کبھی بھی کچھ بھی بولتے رہتے. اور خیر ان کا بولنے کا مطلب بھی کیا ہے, جتنا KCR سمجھا کے بھیجے اتنا ہی بولتے, اس سے آگے. چلیے ہم لوگ کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ بہت دیر ہو رہی ہے. ایک آخری سوال, تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹیز فائنانس کمیشن چیئرمین, مائنورٹیز کمیشن چیئرمین, اور کئی ایسے عہدوں پر مائنورٹیز کا ریپرزنٹیشن نہیں ہے, تو کیا یہ جو بچے کچھ 3 سال ہیں تو اس میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی نمائندے آئیں گے یہاں پر, ان لوگوں کی بھرتی ہوگی؟ کیونکہ دیکھیے لونز جو مسلم مائنورٹیز کو جو لونز ملنا ہے, جو پینڈیمک میں 2 سال سے کئی لوگ پریشان ہیں, آٹو ڈرائیورز پریشان ہیں, کئی ایسے اسمال اسکیل انڈسٹریز والے پریشان ہیں, تو ان لوگوں کے لیے کچھ لونز کا ارینجمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے, اس لیے کہ مائنورٹیز فائنانس کمیشن کے بھی چیئرمین نہیں ہے اور اسپیشلی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین بھی نہیں ہیں. اگر یہ لوگ ہوتے تو کچھ نہ کچھ ہوتا تھا, تو پھر کیا آپ لوگ اس کا ریپرزنٹیشن کریں گے؟ میں بڑی معذرت سے آپ کی بات کو کٹ کر رہا ہوں, یہ لوگ ہوتے تو فائدہ ہوتا, جو ہے ان سے کیا فائدہ ہوا, وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں ان سے کیا فائدہ؟ کم سے کم یہ تو خوش ہو جائیں گے مائنورٹیز کے چلو ہمارے کچھ نمائندے آ کر بیٹھے ہیں بول کر. یہ بس خالی بولا نا میں شروعات ہی میں کہ بس تم بولو میں بولا میں خوش ہوں, بس اتنا ہی ہے. وہ جو لوگ ہیں وہ ان سے کچھ نہیں ہوا, تو یہ لوگ آنے سے کیا ہوگا؟ دراصل یہ حکومت کی جو ذہنوں میں فرقہ پرستی بیٹھی ہوئی ہے, یہ اسی کو بتاتا ہے. ان کے مائنورٹیز کے ساتھ ناانصافی, BCs کے ساتھ ناانصافی, وومنس کے ساتھ ناانصافی. آپ نے صرف مائنورٹیز کا, تو آپ مانتے ہیں کہ مائنورٹیز کے ساتھ میں جو اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تلنگانہ گورنمنٹ کی طرف سے, اگر نہ ہو رہا ہوتا تو اب تک میرے 12% مل جاتے, اگر نہ ہو رہا ہوتا تو میری مسجدیں شہید نہیں ہوتی, اگر نہ ہو رہا ہوتا تو میرے ساتھ یہ ناانصافیاں نہیں ہوتی, اگر نہ ہو رہا ہوتا تو میری آلیر پہ 6 بچوں کا انکاؤنٹر نہیں ہوتا. یہ ہو رہا ہے آج سے نہیں, یہ 6-7 سال سے یہ ریگولر ہو رہا ہے. چلیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ایک رکن نے یہ کہہ دیا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں TRS گورنمنٹ جو 7 سال سے یہاں پر ہے وہ اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ کر رہی ہے مائنورٹیز کے ساتھ میں, پوسٹ فل اپ نہ کر کے, اور مسلمس کے رائٹس, ناٹ اونلی مسلمس, مائنورٹیز چاہے وہ کرسچنس ہوں, سکھ ہوں, جین ہوں یا کوئی بھی ہوں, ان کے رائٹس ان کو نہیں مل رہے ہیں. اور اس پینڈیمک کے دوران بھی یہ دیکھا گیا کہ کئی لوگ بے روزگار بھی ہوئے ہیں, اور کئی ایسے اسکیمس بھی 2 سال سے نہیں آئے ہیں جس سے کہ کئی لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو ویری مچ بلال صاحب. بہت بہت شکریہ. ہاک نیوز کے ناظرین کا میں جو ہے بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ اپنی باتیں کچھ آپ کے درمیان میں رکھنے کے لیے. اور تنویر بھائی میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی چینل پر جو ہے مجھے موقع دیا. تھینک یو ویری مچ.